हाय एवरीवन, अंशुल हियर फ्रॉम Rcare Overseas Education। और काफ़ी सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी Ausbildung के रिलेटेड बना चुके हैं कि Ausbildung में लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स वगैरह क्या आती हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है जर्मनी में, एम्प्लॉयर्स आपसे क्या क्या चीज़ें देखता है आपकी प्रोफाइल में, प्लस कुछ टॉपिक्स जैसे कि बैचलर्स आपको करना चाहिए या Ausbildung प्रेफर करना चाहिए, उसके बारे में भी हमने काफ़ी सारे वीडियोज़ पिछले 2-3 हफ्ते से बना रहे हैं। अब ये सारी वीडियोज़ में मोस्टली जो मैं कमेंट पढ़ रहा होता हूँ उसमें एक चीज़ बहुत कॉमन है, जो कि मोस्टली जो कैंडिडेट्स इंडिया से ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश से भी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वो लोग भी इंटरेस्टेड होते हैं, आप लोग भी, कि आप जर्मनी से जाके Ausbildung करें रादर देन गोइंग फॉर स्टडीज़। तो उसमें एक कॉमन क्वेश्चन आ रहा होता है कि क्या B1 पे हम नहीं जा सकते हैं क्या। और आपस में आप लोग कमेंट में खेल रहे होते हो कि हाँ नहीं B1 में जा सकते हो, मेरा दोस्त तो भी A2 पे भी जा चुका है ना, 10th वाला भी जा चुका है, 8वीं पास भी जा रहा है। बहुत सारे ऐसे सवाल आप लोग के चल रहे होते हैं जिसका अब मैं एक एक बंदे को जवाब देना उसमें दे के मेरा भी बहुत टाइम लगता है। तो ये वीडियो उसी लिए था कि क्या B1 के ब्याह पे आप लोग को Ausbildung में मिल रहा है, क्या किस फील्ड में मिल रहा है, और उस B1 के बेसिस पे जाने पे क्या टाइमलाइन बैठती है, वो सारी चीज़ों को एक बार प्रॉपरली समझ लो आप लोग। क्योंकि आप लोग का ये जो प्लान होता है Ausbildung का, ये ऐसा नहीं कि बस आपने आज प्लान किया और मेरे पास में विंटर इनटेक की मान लो अभी अक्टूबर में मेरा आ रहा है तो मैं उसमें तुरंत तुरंत पहुँच जाऊँगा, है ना, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस होता है ये। अब इसको समझते हैं कि प्रॉपरली अगर Ausbildung की अगर बात कर दी जाए, इसके भी इनटेक ही चल रहे होते हैं। जो प्रॉपर तरीके से जो Ausbildung की स्कूल्स होती हैं वो रन करती हैं वैसे विंटर इनटेक में, और जो आपका समर इनटेक आता है उसमें। विंटर इनटेक आपका स्कूल में भी शुरू जो होएगा वो सितंबर या अक्टूबर में शुरू होएगा, और जो आपका समर इनटेक वहाँ की स्कूल्स में शुरू होएगा वो मार्च या हद से में अप्रैल में शुरू हो जाएगा। अब जो मैं मोस्टली जो मेरे पास में कॉन्ट्रैक्ट आ रहे होते हैं Ausbildung के, वो 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, है ना। चाहे वो मैं नर्सिंग का आपके पास में कॉन्ट्रैक्ट बता रहा हूँ, या मैं आपको ऐसा गैस्ट्रोनॉमी के कॉन्ट्रैक्ट्स दिखा रहा हूँ, या मैं आपको हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट के जितने भी सब कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, मैं मोस्टली 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे बात कर रहा होता हूँ। और जो मैंने ओवर द ईयर्स अभी जो पिछले 2-3 साल से देखे हुए कि किसका सक्सेस रेट Ausbildung में सबसे जल्दी आसानी से हो जा रहा है, जब Ausbildung शुरू हुआ था, क्योंकि ये प्रोग्राम ऐसा नहीं कि बहुत पहले से ट्रेडिशनली जर्मनी में Ausbildung की रिक्वायरमेंट थी और शुरू से चलते आ रहा था। इसको पूरा प्रमोट ही किया गया था पेंडेमिक के आने से पहले, है ना। 2019 में ही इस चीज़ को उन्होंने ओपन किया था बाकी लोगों के लिए कि भाई आप लोग भी Ausbildung के लिए इंटरनेशनल लोग भी अप्लाई करो। बट क्योंकि पैंडेमिक आ गया इसलिए ये प्रोग्राम उतना उठ नहीं पाया था उस टाइम पे। 2022 से ही इसके पूरा आप देख सकते हो कि लोगों ने इसके बारे में बताना शुरू किया है। उसके बाद से हम वीज़ा वगैरह इसके लिए शुरू कर चुके हैं। जब 2022 के टाइम ऐसा था कि जब ये शुरू हुआ था तब वहाँ पे एम्प्लॉयर्स कई सारे ऐसे थे कि चलो अब B1 को एक हम स्टैंडर्ड बना के चलते हैं कि B1 लेवल पे हम बच्चों को लेना शुरू करेंगे। अब B1 के लेवल पे जब लिया गया, है ना, B1 जर्मन एम्प्लॉयर ने क्या सोचा कि भाई B1 जो है वो एक इंटरमीडिएट का लेवल है, जो बच्चा बाहर से आएगा वो B1 पे हमारे साथ में आसानी से कोप अप कर लेगा, स्कूल में भी पढ़ाई कर लेगा ठीक से, और मेरा जो काम है वो भी कर लेगा, है ना। बट इतने अलग अलग इंटरनेशनल जब स्टूडेंट्स वहाँ पहुँचते हैं Ausbildung करने के लिए, सबका किसी का मदर टंग इन्फ्लुएंस है ना। कोई B1 को मान लो आपके B1 के एग्ज़ाम में आप 100 में से 60 नंबर लेके आ रहे हो, बट पास तो हो गए हो, बट अगर 60 नंबर भी आ रहा है मतलब आपको 40% जर्मन नहीं आती है ना, फिर भी आप B1 सर्टिफाइड कहलाओगे। अब जब ये सब पहुँचने वहाँ पे शुरू हुए तो Ausbildung की स्कूल प्लस एम्प्लॉयर दोनों को ये बात एहसास हो जाता है कि भाई B1 पे उतना ज़्यादा स्मूथली नहीं चल पाता है प्रोसेस, इसलिए उन्होंने अब रिक्वायरमेंट बढ़ा के B2 करना शुरू कर चुके हैं। अभी भी आपके पास में ऐसे कई सारे एम्प्लॉयर मिलते हैं, या मोस्टली कि भाई आपके पास में कोई एजेंट या कोई कंसल्टेंट बोल रहा है कि मैं A2 पे करवा दे रहा हूँ या B1 पे करवा दे रहा हूँ। वो कैसे करवाता है? उसके पास में कोई एम्प्लॉयर ने मान लो उसने सोर्स निकाला, जुगाड़ निकाली, जो भी हुआ कि उसको एक एम्प्लॉयर ने बोला कि हाँ तुम बच्चे दे दो, मैं B1 पे A2 पे ले लूँगा, और उसके बाद पे मैं यहाँ पे बुलाने के बाद में 2-3 बंदे आपके रखवा दूंगा, है ना। उसी चीज़ के आपसे वो एनॉर्मस अमाउंट मांग रहा होता है ना। वो अमाउंट वगैरह के बारे में इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा इस वाले वीडियो में मैं, बट बहुत एक हाई चार्ज किया जाता है एजेंट्स की तरफ से। उस वाले केसेस को मैं प्रेफर नहीं कर रहा होता हूँ, क्योंकि वो आपकी जो सिचुएशन है वो तब बनती है कि मान लो कोई एम्प्लॉयर के पास में 3-4 हायरिंग निकली होगी, उसने आगे इन्फॉर्म कर दिया कि भाई मेरे को 3-4 बंदे दे दो, मैं B1 पे रख लूँगा। वो हायरिंग के 3-4 बंदे के लिए आप लोग सोचते हो कि मैं 1000 बच्चा अप्लाई कर रहा होगा Ausbildung के लिए कि सबको B1 पे मिल जाए, पॉसिबल ही नहीं है। जिसका उस समय किस्मत होगी, जो कनेक्शन में तुरंत आ गया उसको B1 मिल जाएगा, जिसके सारे फाइल उस समय ऑलरेडी रेडी हो चुके होंगे। बट अगर आप B1 अभी कर चुके हैं और आप प्लान कर रहे हैं कि चलो मैं उसी के बेसिस पे अप्लाई करते जाऊँगा जर्मनी में, मेरा कभी ना कभी तो आएगा, वो आप गलती कर रहे होते हो। आप B1 के ब्याह में ऑफकोर्स अप्लाई करना शुरू करो, आप लोग के पास में पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी धीरे धीरे करके आएंगे, बट उस टाइम लाइन पे B2 करते रहो। अगर B1 के ब्याह में 3-4 महीने आपने ऑलरेडी लगा चुके हैं और आपका अभी भी नहीं आ पा रहा है कॉन्ट्रैक्ट,
तो कोई मतलब नहीं कि B1 पे रुके रहने का। B2 भी तब तक आपका अगले 4 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद अगर लगा दोगे तो 100% आपके पास पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने शुरू हो जाएंगे। तो अगेन वापस से समराइज़ कर लो कि भाई B1 के बिहाफ पे भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट आ जाते हैं। नर्सिंग पे मेरे पास में नहीं आता है ना, A2 पे तो आ ही नहीं सकता। A2 के बिहाफ पे कि आप वहाँ जाके आगे के लेवल सीख लोगे, उन सब के एम्प्लॉयर मेरे पास में नहीं आते हैं। मोस्टली सब B2 के रहेंगे, नर्सिंग वाले, और जो हॉस्पिटलिटी, गेस्ट्रोनॉमी, मैनेजमेंट, रेस्टोरेंट में काम वाले जो हॉस्बिल्डिंग होते हैं, इस पे B1 के बेसिस पे केस टू केस मिल जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट। बट इसको अगेन मैं जनरलाइज नहीं कर सकता इस सिचुएशन को। प्रेफरेंस हमेशा रहेगी कि भाई आप B2 अगर कर पाएँ तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ जो एक एफर्ट देना होता है कि मैं B1 के बिहाफ पे भी आप अटेम्प्ट करें, आप खुद से भी ट्राई करें। आपको लगता है कि भाई नहीं, मैं हम लोग और अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो आप B1 के बिहाफ पे भी हमें अप्रोच कर सकते हो। बट प्रेफरेंस वही रहेगा कि B1 पे वी कैन ट्राई आवर बेस्ट। हाउएवर द गारंटी इज ऑलवेज देयर इफ़ यू हैव अ B2 लेवल जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट। तो ये बात जैसे आप लोग समझ सकें बहुत बेहतर होगा, है ना। जो मेरे पाकिस्तान से भी देखने वाले व्यूवर्स हैं या इंडिया वाले जो व्यूवर्स हो गए हैं, इस बारे में आर्ग्यू करने का कोई सेंस नहीं बनता कि भाई आप B1 पे जा रहा है, वो इस पे जा रहा है करके। सबके अलग अलग सिचुएशंस हैं। अगर आपके सोर्स हैं जर्मनी में जो आपको B1 पे कॉन्ट्रैक्ट दिलवा सकते हैं, वेल एंड गुड है। नहीं है तो एक जनरलाइज के तौर पे आप B2 कर लें। B2 पे आपको ना मेरी ज़रूरत है ना किसी और की ज़रूरत है, आप डायरेक्टली अप्लाई करोगे, आपका खुद भी B2 पे चांसेस जो हैं बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो ऐसे कोई भी आप लोग अगर प्लान कर रहे हो जर्मनी में हाउसबिल्डिंग का, चाहे आपके पास B1 ऑलरेडी कंप्लीटेड हो चुका है या अगर आप B2 भी आपके पास है या B2 परस्यू कर रहे हो, तो प्रोसेस को थोड़ा जल्दी शुरू कराने की कोशिश करा करो। क्योंकि सिर्फ जर्मन लैंग्वेज ही एक रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स भी हमें जर्मनी से लीगलाइज वगैरह कराने होते हैं। पूरा पूरा एक प्रोसेस होता है जिसमें कि हमें इंटरव्यू अलाइन करना, आपको प्रिपेयर कराना, ये सब में हमें भी टाइम चाहिए होता है। तो आप जिस भी स्टेज में हो उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हो, आपका इंटरेस्ट अगर बन रहा है, और वी विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू। होपफुली आपके कई सारे क्वेश्चन इसमें क्लियर हो चुके होंगे। कोई मैं इसमें एब्सोल्यूट स्टेटमेंट यूज़ नहीं कर रहा हूँ कि B2 के बाद ही आपका हो सकता है। ऑफकोर्स B1 के बाद भी आप ट्राई करें, आपके चांसेस जो है हमेशा बेटर हाउसबिल्डिंग में सिलेक्शन होने के, वो B2 के बाद में निकलते हैं।